जापान ने पिछले दिनों कुछ ऐसा कर दिया है कि दुनिया के तमाम देश डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि जापान की वजह से समंदर का पानी जहरीला हो जाएगा और समंदर में न सिर्फ जहर होगा बल्कि उसकी वजह से समंदर के पानी में रेडिएशन फैल जाएगा और तब दुनिया के सामने इतना बड़ा खतरा आ जाएगा जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो आखिर जापान ने ऐसा किया क्या है और क्यों जापान की वजह से दुनिया के तमाम देश डरे हुए हैं, आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। जापान इकलौता ऐसा देश है जिसने दो परमाणु बमों का धमाका झेला है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के ही दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए थे, जिसने इतनी तबाही मचाई थी कि उसके निशान आज भी मौजूद हैं। लिहाजा रेडिएशन को लेकर अगर कोई देश सबसे ज़्यादा जागरूक हो सकता है तो वो जापान ही है। लेकिन अब यही जापान एक बड़ी गलती कर रहा है और वो गलती इतनी बड़ी है कि वो जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ सकती है। दरअसल हुआ ये है कि जापान में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसका नाम है फुकुशिमा डाइची। साल 2011 में जापान में पहले भूकंप आया और फिर सुनामी। इसकी वजह से पूरा फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो गया। इसकी वजह से जो रेडिएशन फैला था उसमें कम से कम 18,000 लोग मारे गए थे। अगर तब वैज्ञानिकों ने रेडिएशन को फैलने से रोका नहीं होता तो मरने वालों की संख्या लाखों में होती। तो जापान के वैज्ञानिकों ने तबाह हुए न्यूक्लियर रिएक्टर को रेडिएशन से बचाने के लिए उसे ठंडा करने का प्लान किया और रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जरूरत थी पानी की। तो पानी डालकर रिएक्टर को ठंडा किया जाता रहा ताकि रेडिएशन न फैले। अब इस बात को बीते करीब 12 साल हो गए हैं और इन 12 साल में करीब 350 मिलियन गैलन पानी इकट्ठा हो गया है जो रिएक्टर को ठंडा रखने की कवायद में प्रदूषित हो गया है। इस पानी को करीब 1000 स्टोरेज टैंक में स्टोर किया गया है। अब स्टोरेज टैंक की भी अपनी क्षमता है, तो जापान की कोशिश ये है कि प्रदूषित पानी को फिल्टर किया जाए, उसके रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को पानी से निकाल लिया जाए और फिर बचे हुए पानी को, साफ पानी को समंदर में बहा दिया जाए। इस तबाह हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट की जिम्मेदारी टेप्को के पास है, जिसका पूरा नाम है टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होल्डिंग्स। ये प्रदूषित हुए पानी को फिल्टर करने के लिए एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। ये सिस्टम पानी में मौजूद ट्राइटिनम के अलावा जितने भी हानिकारक एलिमेंट्स हैं उन सबको एक साथ हटाने में सक्षम है। बाकी जो ट्राइटिनम है वो हाइड्रोजन का ही एक फॉर्म है और ये प्राकृतिक तौर पर धरती के वातावरण में मौजूद रहता है। ट्राइटिनम पानी का ही एक हिस्सा है, तो उसे पानी से अलग करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। और इतना जरूर है कि ये फिल्टर सिस्टम फिल्टर करने के बाद पानी में उतना ही ट्राइटिनम रहने देता है जो मानक है। अगर फिल्टर करने के बाद भी ट्राइटिनम की मात्रा ज्यादा होती है तो पानी को एक बार और फिल्टर किया जाता है और ट्राइटिनम का लेवल मेंटेन किया जाता है। जापान की प्लानिंग थी कि पूरी तरह से फिल्टर हुए पानी को प्रशांत महासागर में बहा दिया जाएगा। इसके लिए जापान ने जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उससे भी संपर्क किया और उनसे भी अपने फिल्टर्ड पानी को दिखाकर उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया। यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी जापान के फिल्टर्ड पानी को समंदर में छोड़े जाने पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जापान के ही मछुआरों को इस पर आपत्ति है। जापान के मछुआरों का मानना है कि साल 2011 में आए भूकंप और सुनामी के बाद जो रेडिएशन फैला था उसने उनके मछली कारोबार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कोई भी उनकी मछली खरीदने को तैयार नहीं होता था क्योंकि सबको लगता था कि मछली में रेडिएशन है। भरोसा जमने में वक्त लगा और जब जापान के मछली कारोबार ने फिर से अपनी गति पकड़ ली है तो सरकार का पानी छोड़ने का फैसला फिर से पूरे कारोबार की साख पर बट्टा लगा सकता है। जापान के मछुआरों का ये डर गलत नहीं है। रेडियो एक्टिव पानी को फिल्टर करने के बाद समंदर में छोड़े जाने के जापान के फैसले के बाद चीन पहला ऐसा देश है जिसने जापान से हर तरह का सी फूड खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं दक्षिण कोरिया की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने भी जापान के इस फैसले का भरपूर विरोध किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जापान पूरा पानी एक ही दिन में छोड़ देगा और वो पानी जाकर प्रशांत महासागर में मिल जाएगा। जापान इस पानी को धीरे धीरे करके छोड़ेगा और इस पूरी प्रक्रिया में जापान को 10 साल, 20 साल या 30 साल का भी समय लग सकता है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके। अब जापान ने तय कर लिया है तो उसने धीरे धीरे करके पानी छोड़ना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि अगर जापान अभी पानी छोड़ना शुरू नहीं करता तो फिर 2024 में जापान को इस पानी को यूं ही छोड़ना पड़ जाता और तब तबाही मच जाती, क्योंकि उसके पास स्टोरेज की क्षमता नहीं थी। तो अब भले ही चीन विरोध करे, भले ही दक्षिण कोरिया विरोध करे, भले ही प्रशांत महासागर में जापान के आसपास बने देश विरोध करें,
लेकिन जापान को खुद को बचाना है तो उसे ये पानी छोड़ना ही था, और अब जापान ने यह प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इसका असर क्या होगा ये कुछ वक्त के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या जापान जो कह रहा है वो सही है या फिर चीन को जिस बात की आशंका है वो सही है। जो भी है थोड़े से इंतजार के बाद साफ हो ही जाएगा। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।